আর স্যারও ছিলও না মনে হয়, ওই বাবা শরীরখারাপ ছিল, বাইরে মানে আসাম গেছিল, তো ফিরলো কাল পরশু। अच्छा देख तो स्टार्ट हुआ है रिकॉर्डिंग। হয়ে गए। ओके सर, ठीक है चलो। तो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास है, और फाइनेंस के क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी? रेशियो एनालिसिस पे, है ना? जो बहुत ही वाइटल माना जाता है। क्यों? बिकॉज रेशियो एनालिसिस के थ्रू से हम लोग किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस एनालिसिस के थ्रू से अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, कोई अगर कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो अपनी कंपनी के बारे में समझ सकता है कि कंपनी का क्या सिचुएशंस है। जो बैंक वाले हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो डिवेंचर प्रोवाइड करते हैं, दे आल्सो कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सिचुएशंस एंड स्टेटस ऑफ द कंपनी करेंट नाउ। ठीक है। और डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो में बात हो रहा है सर। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक तरह का रेशियो है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो। जैसे कि लास्ट वीक डिस्कस हुआ था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे, जिसमें हम लोगों ने डुपॉन्ट के ऊपर बात किया था। डुपॉन्ट के बाद मैंने आपके साथ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बात किया था। उससे पहले भी हम लोगों ने क्विक रेशियो, करेंट रेशियो, हाँ सर, ये सब डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपको करवा के रखा। ठीक है। तो आज मैं आपको जो कराने का सोचा, ठीक है, जैसे कि लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज, वैल्यूएशन, मार्केट बेस्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो का क्लासिफिकेशन है सर। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सर, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में बात करूंगा। वैसे सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब, जैसे रिसेंटली आप लोग शायद खबर देख रहे होंगे, रिलायंस कम्युनिकेशंस को लेके बहुत बात हो रहा है। देखा आप लोगों ने? हाँ, रिलायंस कम्युनिकेशंस के बारे में बहुत ज्यादा मार्केट चर्चा चल रहा है कि हो सकता है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस को बैंकरप्टेड बता दिया जाए। कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा था, लिक्विडेशन चल रहा था। खबर है क्या? मुकेश अंबानी का जो भाई है, उनका जो कंपनी है सर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, शेयर के बारे में क्या बताऊं सर, छोड़ ही दो। अब देखो चार्ट भी अवेलेबल नहीं है अभी इसका। इसका न्यूज़ देखते हैं, क्या न्यूज़ था। ये देखो सर, रिलायंस कम्युनिकेशन यूनिट सोल्ड टू थर्ड पार्टी फॉर नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। मतलब समझ में आ रहा है सर? हाँ, ये एक्चुअली मार्केट से काफी लोन लिया था। ठीक है। तो लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एसेट सेल करके या अपने एसेट को बेच बाच के अपना लोन रीपे कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशंस। ये देखो सर, रिलायंस कम्युनिकेशंस Friday said it has received a letter dated November 9 from Axis Trustee Service for invocations and sale of 100% of equity shares of Globalcom IDC Limited, a step down wholly owned subsidiary of the company for non-repayment of debt। ठीक है। ये देखो, तो बेसिकली ये जो कोई अपना लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, कितना लोन लिया था देख सकते हैं आप यहाँ पर। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्राटेल, ठीक है, लिमिटेड हैज टेकन लोन ऑफ 565 करोड़। ये देखो सर, एंड 635 करोड़। ये दिख रहा है कि দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে না? बोलो। है सर। 565 crore and 635 crore respectively from State Bank of India in September that year, that the telco placed 100% of its shareholding in GIDC to the bank against the loan। ठीक है। तो अब उसका शेयर गिरवी रख के वो लोन लिया था, और भी लोन रिपे नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो अभी बेसिकली ये सॉल्वेंसी को लेके बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो जब बंदा लोन लेता है, जब कोई बिजनेस लोन लेता है और अपना लोन रिपे नहीं कर पाता, तो सॉल्वेंसी पे सवाल उठता है। ठीक है। तो जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज ए शेयर होल्डर, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू से मार्केट में ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं ना सर, दे हैव टू थिंक दिस वे। ठीक है। तो ये आज का जो डिस्कशन है, ये सभी के लिए बड़ा ही एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है सर, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। इसको आप एग्जाम पर्पस में भी देखो या फिर रियल लाइफ सिचुएशंस वाइज भी देखो, हर जगह में ये बहुत ही काम आता है। तो चलो एक काम करें, एज पर रेशियो जो चैप्टर हम लोग जो नोट्स लिखना चालू किए हैं सर, पॉइंट बाय पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट 7 का पार्ट है। और इसमें आप हेडिंग कर दो
लिखते लिखते बात करते हैं सर, यही तो हम लोग फाइनेंस का तरीका है पढ़ने का। कॉन्सेप्ट लिखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं और समझते हुए चलते हैं, और बीच बीच में ऐसा रियल लाइफ खबर भी देख लेते हैं। सो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और स्टेबिलिटी और लेवरेज रेशियोज, मतलब कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म में कितना सॉल्वेंट पोजिशंस पे है, मतलब क्या वो अपना लोन रिपे कर पाएगा। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन अपना लोन रिपे नहीं कर पाया, जैसे बिग बाजार मतलब फ्यूचर रिटेल, वो भी अपना लोन रिपे नहीं कर पाया, उसका भी मार्केट में बड़ा केस चल रहा है। वो भी अमेजन रिलायंस के बीच में फंसा हुआ है। सुन रहा था कि अदानी भी बीच में आ रहा है सर, मुकेश अंबानी और अदानी के बीच में चलेगा कि भाई कौन लेगा बिग बाजार को, ऐसा एक बात चल रहा था। खबर सुना है आप लोगों ने? ये सारा खबर देखते रहना सर, ये सब खबर से आपको ना एक्चुअली ये सब रेशियो का रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ में आएगा। ठीक है, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर रिटेल के बारे में क्या खबर है? इसका भी शेयर प्राइस दिन पे दिन गिरते जा रहा है, चार्ट भी इसका अवेलेबल और है नहीं। इसका फ्यूचर रिटेल ये देखो सर, डिजिटल डेटाबेस प्रायर टू इंसॉल्वेंसी नॉट अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन सेज कंप्लायंस ऑफिस। ठीक है, ये देखो डिजिटल डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट इसको भी इंसॉल्वेंट करार दिया जा रहा है सर, ऑलमोस्ट उसी कगार में पड़ा हुआ है। ये देखो इसका भी इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, तभी मैं आपको याद आया तो मैं रोज थोड़ा सा इकोनॉमिक टाइम्स रेगुलर बेसिस में चर्चा करता हूँ, तो मुझे ये सब कनेक्टिविटी मिल जाता है। ये देखो फ्यूचर रिटेल स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस प्रायर टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, दिख रहा है? Solutions process has not been available for verification for the quarter that ended September due to various reasons, including non-cooperations from management and lack of administrative management. The company's newly appointed company secretary and compliance officer, समझ रहे सर? कंपनी का जो न्यू सीएस है, जो कंप्लायंस ऑफिसर है, सेट इन द रेगुलेटरी फाइलिंग। द कंपनी हैज नाउ initiated the process of the company is now initiated the कहाँ चला गया process of inviting competitive codes of purchase the software necessary for the maintenance of the structured digital database to comply with the SEBI regulations। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा गया है, जो एज पर SEBI regulations उसको करना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब डे टू डे मैटर, ठीक है, ये सब डे टू डे मैटर चलता रहता है और हमें उसके साथ एट पर होना पड़ेगा, हमें ये सब चीज़ों के साथ एट पर होना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और स्टेबिलिटी और लिवरेज रेशियो ये हमें क्या सिखाते हैं, क्या सिखा के जाएगा सर? चलो देखते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज, लेवरेज का मतलब क्या होता है? रिस्क। फाइनेंशियल लेवरेज that is the use of debt, that is the use debt as amplifying tools। डेब्ट को एक एम्पलीफाइंग टूल्स की तरह यूज करना है सर, ठीक है, मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट एक टूल्स की तरह यूज करना है। अब समझाता हूं मैं आपको, डेब्ट का मतलब क्या हो गया सर? लोन, इट एम्पलीफाइज the consequences, it amplifies the consequences। ठीक है, एम्पलीफायर समझते हो ना सर? मतलब जब डेब्ट बिजनेस डेब्ट लेते हैं तो कंपनी क्या करते हैं डेब्ट को लेके? बोलो। कंपनी डेब्ट लेके क्या करते हैं? बिजनेस को डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना? बेसिकली जो सिचुएशंस होते हैं उसको और थोड़ा सा ग्रो करना है। तो एक डिबेंचर बिजनेस के लिए एक एम्पलीफाइंग टूल्स है, जिसके थ्रू से वो बिजनेस को और थोड़ा सा बढ़ाएगा और थोड़ा सा डेवलपमेंट करेगा, यही तो उसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसी चक्कर में बिजनेस सोचता तो है, पर सोचते सोचते कोशिश करता है। सो क्या करता है? गुड आउटकम बिकम
ग्रेट आउटकम, समझाता हूं क्या है, एंड बैड आउटकम बिकम मिजरेबल, बिकम मिजरेबल मतलब आपका जीना हराम। हाँ बोलो। बैड आउटकम, आउटकम, बैड आउटकम बिकम मिजरेबल। ठीक है, मिजरेबल मतलब क्या होता है, जो आपको जीने ना दे, एक तरह का ऐसा सिचुएशंस, मतलब सिचुएशंस बहुत खराब हो जाएगा सर, मतलब बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, जिससे आपका सिचुएशंस मिजरेबल हो जाते हैं, समझे साहब, जिससे आपका सिचुएशंस मिजरेबल हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या लोन लेना नहीं चाहिए क्या फिर? हाँ सर, बात तो ऐसा है नहीं, लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोन को मैनेज ना कर पाओ तो दिक्कत है। तो सर ये भी एक कहावत होता है कि भाई कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना है। अब देखो बिजनेस के पास हमेशा कैपिटल नहीं होता, तो कैपिटल जब नहीं होता है तो कैपिटल तो आपको लोन में लेना पड़ेगा। पर ड्यू टू बैड मैनेजमेंट कई बार आप बैड आउटकम से मिजरेबल आउटकम में कन्वर्ट हो जाते हो, और अगर वही चीज आपका गुड आउटकम हो जाए तो आप उसको ग्रेट आउटकम में बदल देते हो। ठीक है, अब ये सिचुएशंस डिपेंड करता है सर आपका कर्म, मतलब आपका वर्क वर्क कल्चर, आपका वर्क मैनेजमेंट, लोड कॉन्सेप्ट, आपका इनोवेशन, आपका बिजनेस आइडिया, आपका बिजनेस एग्जीक्यूशंस, हर चीज का मैटर है सर। मतलब हम लोग किस तरह से बिजनेस को डेवलप करने के बारे में सिचुएशंस को टैकल करते हैं। कंसिडर, एक एग्जांपल लिखो, कंसिडर टू फार्म्स। ठीक है, दो फार्म का एग्जांपल ले रहे हैं ना। ठीक है, कंसिडर टू फार्म्स which are similar in all respect, in all respect, दो फार्म ले रहे हैं सर जो हर रेस्पेक्ट में सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ बिजनेस करता है, एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। हर चीज में बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये भी एक चैप्टर होता है फाइनेंस के अंदर। ठीक है, क्या चैप्टर है सर? डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब देखें सर ये डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे बिजनेस को बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल एक फार्म है, एक सेकेंड होल्ड करते हैं। एक फार्म है सर, फार्म का नाम है फार्म ए, जिसे हम अनलीवर्ड बोलेंगे, मतलब लो रिस्क का। लीवर्ड का मतलब होता है, लीवर्ड का मतलब होता है रिस्क, अनलीवर्ड का मतलब होता है नॉन रिस्क। ठीक है, समझाता हूं कैसे ऐसा होता है, मैं ये भी समझाता हूं आपको। फार्म बी जो कि लीवर्ड है, तो एक अनलीवर्ड फार्म हो गया और दूसरा लीवर्ड फार्म हो गया। अब आप बोलोगे सर ये लीवर्ड अनलीवर्ड में खेल क्या है? अब इसका एक थोड़ा सा बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, फार्म ए के पास इक्विटी है 400 लाख का, टोटल एसेट्स हैं 400 लाख का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 400 लाख का इक्विटी है और 400 लाख का एसेट्स भी है। ऐसे तो बैलेंस शीट टैली करता ही है ना? बैलेंस शीट को तो टैली करना ही होता है ना सर, क्यों? क्योंकि आखिर एट द एंड ऑफ द डे आप अपने कैपिटल से ही एसेट बनाते हो, फिर एसेट को ही अल्टीमेटली मॉर्गेज रख के लोन लेते हो, तो ये सर्कुलेशन में चलता रहता है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है सर, है ना? अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशंस।
capital equals to asset minus liability, and it's a very old approach, you all know that. अब इसमें मैं बात अब क्या करूं? नाउ फार्म बी जो लीवर्ड है, इसका थोड़ा हिसाब अलग है। इसका भी कैपिटल है, फिर इसका कैपिटल साइड में इक्विटी है 300 लाख का, पर साथ में 10% डिवेंचर भी है 100 लाख का, और इधर एसेट भी है, इसका टोटल एसेट है 400 लाख का। बस यही, इसी में चीज थोड़ा बदल जाते हैं, इसी में खेल बदल जाते हैं सर। ये 400 लाख, ये फार्म है, 400 लाख का इक्विटी है। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर, ठीक है। मार्केट में कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करता इक्विटी शेयर, है ना सर। इक्विटी शेयर में ऑब्लिगेशंस नहीं आता है, आपको इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न देना है, डिविडेंड देना है, ऐसा कोई मैंडेटरी मैटर नहीं है सर। अगर आप ना दोगे तो चलेगा, लेकिन डिवेंचर वाले को तो देना ही पड़ेगा। हाँ सर, बोलो मौसमी, संपद, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिवेंचर के कारण क्या क्रिएट होता है? रिस्क क्रिएट होता है कि नहीं क्रिएट होता? इतना बताओ मुझे। हाँ सर, रिस्क तो था कि सर, सुद कितना यस होगा? सर, लोन का इंटरेस्ट तो रीपे करना है ना सर, तो ये ऑलवेज आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा सर, ये ऑलवेज एक प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। सो एक लीवर्ड फार्म है और एक अनलीवर्ड फार्म है सर। तो लीवर्ड फार्म में आप क्या देख रहे हो? इक्विटी 400 लाख का है, टोटल एसेट्स भी 400 लाख का है, बट लीवर्ड फार्म में इक्विटी 300 लाख का है, टोटल एसेट्स 400 लाख का है, और डेब्ट है 100 लाख का। मतलब इसका इक्विटी शेयर होल्डर भी है और इसका डिवेंचर होल्डर भी है, लेकिन डिवेंचर या डेब्ट के कारण आपका, डिवेंचर या डेब्ट के कारण आपका रिस्क क्रिएट हुआ, इसीलिए फार्म बी जो है वो लीवर्ड है और फार्म ए जो है वो अनलीवर्ड है। बोलो सर, समझ में आया? बैलेंस शीट समझ में आया कि नहीं आया, इतना मुझे बताओ पहले। कैपिटल स्ट्रक्चर वाइज बहुत सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर है। अरे ज्योति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ज्योति, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। इसका भी ले सकते हो, 2 पेज ही लिखा है मैंने मेरे। ले लिया। कैसा? चलो, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इतना बता रहा हूँ अभी कि हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ रहे हैं सर, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, स्टेबिलिटी और लेवरेज रेशियो, जिसमें बिजनेस जब लोन लेता है तो बिजनेस के लिए ऑलवेज एक रिस्क होता है, ठीक है। तो क्या बिजनेस को लोन लेना चाहिए? अगर लोन लेता है, डिप्ट क्रिएट करता है, तो कितना क्रिएट करना चाहिए? मतलब बात ऐसा है कि मैं वही 2 एग्जांपल पे लिया था रिसेंट लेवल में, जैसे कि फ्यूचर रिटर्न जो लोन लेके इंसॉल्वेंट के हालत में आ गया ऑलरेडी, और एक रिलायंस कम्युनिकेशन, ये भी लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो यही चीज है जो आपको बताते हैं कि किस तरह से आप सॉल्वेंसी रेशियो के थ्रू से बिजनेस का पोजीशन समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो सर आगे बढ़े, अभी कुछ एग्जांपल्स भी करना है तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल लिखाना चालू किया, ये एग्जांपल है, ठीक है। इसमें एक लिवर्ड बिजनेस है और एक अनलिवर्ड बिजनेस है, ठीक है। फार्म ए जो है वो अनलिवर्ड है, मतलब रिस्क नहीं है बिकॉज लोन नहीं है। फार्म बी जो है वो रिस्की है बिकॉज उसमें 100 लाख का लोन है, ठीक है। 10% डेप्ट है, लिख दो ना साइड में, साइड में लिख दो तो सर, डेप्ट है 10% इंटरेस्ट का, 10% डिवेंचर, ठीक है। 10% डिवेंचर बोल के लिख लो। अच्छा, साथ में और भी कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ो। टैक्स रेट है 30% का। अब आपको यहाँ पर कुछ सवाल करेगा। केस 1, आप बिजनेस का ईबीआईटी कैलकुलेट करो, कितना होगा ईबीआईटी? अच्छा चलो, ईबीआईटी अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ आपको कि टैक्स, ईबीआईटी मानो बोला है कि 80 लाख का, ठीक है। ईबीआईटी बोला है 80 लाख का, तो जस्ट कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जस्ट कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो कैसे कैलकुलेट करोगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है? लास्ट दिन लिखा है था क्या?
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैं लास्ट दिन लिखाया था। चलो अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड सर, है ना। EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो EBIT आपका 80 लाख है, और कितना कैपिटल आपने डाला सर बिजनेस में, प्लीज टेल मी, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने, चाहे लिवर्ड हो या अनलिवर्ड। 400 लाख। 400 लाख, थैंक यू सर। ठीक है, तो 80/400 कितना हो जाता है, 0.20, है ना। तो 0.20 मीन्स 20%। 20% इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया सर। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस के बारे में क्या एनालिसिस लगाओगे। फार्म ए कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जो लोग रीड करते हैं उनको क्या करना है, बस यही सब तो चाहिए कि भाई कितना कैपिटल लगा रहा है, कितना EBIT आ रहा है, तभी तो आप बिजनेस के बारे में सिचुएशंस क्रिएट कर पाओगे कि भाई हुआ क्या है। तो फार्म ए जिसका PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारे यहाँ पर PBT हो या EBIT सब सेम ही माना गया है। PBT इक्वल्स टू EBIT इक्वल्स टू 80 लाख, ठीक है। तो देयरफॉर पैट कितना हो जाएगा, चलो बताओ सर। टैक्स रेट देके रखा आपको, they already provide tax rate 30%. So if you know the tax rate 30%, then what is your PAT? 80 into, बोलो, सर 70%। 80 into 0.7। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो 30% टैक्स चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 80 लाख में से 70% ना। तो अगर आप 80 into 0.7 भी करोगे तो 56 आएगा। देखो सर, इसको निकालने का दो तरीका होता है। मैं डायरेक्टली कर दिया, किसी को अगर लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो क्या करेगा, PBT लिखेगा 80 लाख, फिर PBT से टैक्स लिख के 30% बोल के माइनस करेगा, तो कितना होता है 24 लाख, फिर वो बोलेगा 56 लाख इज माई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 80 का 30% मतलब 24 लाख अगर टैक्स है तो बाकी क्या है, पैट है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। संपत বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার আমি নিচেরটাই করছিলাম। यस, नॉर्मली लोग वही करते हैं, बट आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टली भी आप पैट कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज यू नो 30% इज योर टैक्स। सो PBT से 30% हटाओ, बाकी बचेगा जो है वो आपका पैट है। अच्छा, अगर आपको पैट पता चल गया तो क्या आप रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके बता सकते हो, ROE। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट दिन लिखाया था, ये भी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालोगे, पैट बाय नेट वर्थ, मतलब जो आपका कैपिटल वैल्यू है। तो आपका पैट है 56 लाख का, नेट वर्थ कितना है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया सर, कितना बिजनेस में लगाया, मतलब जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया वही आपका नेट वर्थ है, वैल्यू कितना है। नेट वर्थ मतलब जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया वही बिजनेस का वैल्यू है, बात को समझे। जैसे आप अगर 400 लाख बिजनेस में लगाया तो 400 लाख ही आपका बिजनेस का वैल्यू है, तो वही आपका नेट वर्थ है। जब आप कोई चीज खरीदते हो, जितना आप उसके लिए खर्चा करते हो वही उसका नेट वर्थ होता है, वैल्यू, समझ रहे हैं ना। तो 400 लाख इन्वेस्ट करके बिजनेस बनाया तो 400 लाख ही बिजनेस का नेट वर्थ हुआ, ठीक है। सिंपल करेंट एग्जांपल के हिसाब से बात बता रहा हूं आपको। नाउ व्हाट टू डू सर, तो 56/400 कितना हो जाएगा इंटू 100, बोलो, परसेंटेज निकालो सर, रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज निकालो, कितना हो रहा है 14, हाँ सर 14%, थैंक यू। ये हो गया फार्म ए का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। सिमिलर तरीके से द सेम फैशन अब हम लोग थोड़ा बाकी काम भी कर लेंगे।
क्या करना है अभी? तो चलो अगेन हम लोग फॉर्म बी का भी देख लेते हैं एक बार। फॉर्म बी का भी देख लेते हैं। फॉर फॉर्म बी पीबीटी इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस क्या हो जाएगा? क्या फॉर्म ए के लिए पीबीटी जो है, क्या फॉर्म ए के लिए जो पीबीटी था वही ईबीआईटी हुआ था? प्लीज टेल मी, क्या फॉर्म बी के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट बनेगा? ना इंटरेस्ट लेस हो गया। थैंक यू सर, यहीं पर खेल था। फॉर्म बी जो है वो लिवर्ड है, पॉइंट टू बी नोटेड, और इसका 10% का डिवेंचर भी है 100 लाख का, तो इसका इंटरेस्ट है। तो हमें पता है ना सर कि हमें अगर पीबीटी से पीबीटी मिलना है तो ईबीआईटी से क्या करना पड़ता है? ईबीआईटी से इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ता है, तब जाके हमें ईबीआईटी से इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करना पड़ता है, तब जाके हम लोग मार्केट में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं। मतलब इससे समझ में ये आ जाता है कि मार्केट में कंपनी को कितना इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। ठीक है, आप अगर स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी हो सर, तो आपके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल काम होता है। या तो आप एनुअल रिपोर्ट को निकालो और कंपनी का हिसाब किताब देखते रहो। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस कंपनी है, खुद लोगों को फाइनेंस में प्रोडक्ट बेचता है। बट अगर हम इसका फाइनेंशियल्स में जाए, रैंडम पिक किया सर, लुक एट, इफ यू जस्ट क्लिक इन पीबीआईटी यू कैन लुक इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स, यहाँ पर अभी इसका मिसिंग है। बट पीबीआईटी से, पीबीआईटी मतलब ईबीआईटी, सो ईबीआईटी से इंटरेस्ट हटाओगे तो पीबीआईटी मिलेगा सर। ठीक है, अच्छा मारुति का देखें क्या? चलो देखते हैं, किसी का किसी का तो मिलेगा। जैसे ये एनुअल रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, टिकट टेप में एनुअल रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा निकाला। ये देखो सर, जस्ट लुक किया अगेन, ये कंपनी का पीबीआईटी और ईबीआईटी है। सीबीआईटी से इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स को अगर लेस करोगे, जैसे आप देख पा रहे हो सर, अलग अलग ईयर का भी दिया हुआ है, 2021 का, 22 का। तो 139 करोड़ का मारुति सुजुकी का इंटरेस्ट रहा है, तो जाके कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है 3000 सॉरी 4697। लेकिन इसके बीच में एक चीज है, इसका ख्याल रखिएगा, 4823 करोड़ का अगर पीबीआईटी है तो वहां से इंटरेस्ट है 126 करोड़ का, तो इतना कंपनी का लोन का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तब जाके कंपनी का पीबीटी हो रहा है। और फिर नेट इनकम होने से पहले सरकार के घर में टैक्स पेमेंट करते हैं, तब जाके नेट इनकम होता है, और फिर जो नेट इनकम होता है वहां से अर्निंग पर शेयर मिलता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये बिजनेस का ये सब सिचुएशंस का एनालिसिस करके हम लोग बिजनेस के बारे में स्थिति को समझ सकते हैं, बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये प्योर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बट यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज करके स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स भी किया जाता है सर, सिमिलर पैरामीटर में। अगर किसी को फाइनेंस का नॉलेज नहीं तो फंडामेंटल्स में थोड़ा आधा अधूरा हो जाता है उसके लिए। ठीक है, ठीक है, अभी मैं फंडामेंटल्स में तो बात नहीं करूंगा ज्यादा, बस आपको इतना समझाया कि इसका रियल लाइफ इस फाइनेंस का यूज क्या है। ठीक है, तो ईबीआईटी से अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को हटाते हो तो जाके आपको पीबीटी मिलता है। तो हमारे केस में ईबीआईटी था 80 लाख का, और यहाँ से इंटरेस्ट है 10% का, तो 80 लाख से मैं माइनस करूंगा 10% ऑफ व्हाट, 100 लाख। तो 100 लाख का लोन है ना, तो 100 का 10% हुआ 10 लाख, तो 80 लाख माइनस 10 लाख, तो हमारा पीबीटी बचता है सर 70 लाख का। 70 लाख का पीबीटी होता है सर। 70 लाख में से 70 लाख में से देयरफॉर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छा ठीक है, पैट कितना हो जाएगा सर, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? हेलो, 70 लाख अगर मेरा पीबीटी है, ठीक है, टैक्स देने से पहले पहले का प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने के पहले मेरा ये प्रॉफिट रहा है 70 लाख का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 70 इंटू 0.7, मतलब 30% तो टैक्स चला जाएगा एज पर द रेट। और ऐसे ये स्टैंडर्ड भी है, मार्केट में भी ऐसा ही चलता है। सो 70 से अगर 30% टैक्स चला जाता है तो जो बचता कितना है?
7.7 तो हाँ 49। 49 लाख हो जाएगा पैट। ओके, ऐसे आप लोग डायरेक्ट माइनस करके भी कर सकते हो। अगेन कैलकुलेट आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, पैट बाय नेट वर्थ। लेकिन आप बताओ मुझे नेट वर्थ कितना है, क्या हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी? 49 तो पैट दिख रहा है। 100 হবে। हाँ नेट वर्थ सर 300 হবে। यस सर, जो लोन का वैल्यू है उसको नहीं लेंगे, जो मेरा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसको लेंगे। तो 49/300 इंटू 100, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा? आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा? सर 16.33%। 16.33%। समझ रहे हैं सर? ये सिचुएशन आ रहा है सर। एक बार फार्म ए का आपने किया, एक बार आपने फार्म बी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया। फार्म ए का रिटर्न ऑन इक्विटी आपका देखो चेक करो 14% है पैड बाय नेट वर्थ। फार्म बी का देखो 16.33% है, बिकॉज आपका नेट मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका जो इक्विटी है वो आपका 300 लाख का है। कहाँ पर? फार्म बी के केस में। बाकी 100 लाख तो लोन का है, ठीक है, मतलब ओन नहीं लोन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ना जिस तरह से मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया, इसको ना आप फॉर्मूला के थ्रू से भी कर सकते हो। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है ना लास्ट क्लास में, चेक करो सर, रिटर्न ऑन इक्विटी का। हेलो, ROE एंड ROI का एक कनेक्टेड फॉर्मूला आपको मैं करा के रखा, चेक करो अपना कॉपी। ROE इक्वल्स टू ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट इंटू डेब्ट बाय इक्विटी और लास्ट में 1 माइनस टी। ये फॉर्मूला भी अगर आप यूज करोगे ना तो भी आपका ROI निकल जाएगा। सर हम लोग इस क्वेश्चंस को करने के टाइम पे स्टार्टिंग में ही रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके रखा था। जस्ट चेक वंस, एक बार चेक करो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। क्या आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओगे मुझे कितना था? EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ था सर? ये देखो 20%। याद आ रहा है ना? अब इसी को यूज करना है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, just need to use this. So we know the ROI is 20 plus 20 माइनस इंटरेस्ट कितना है 100 लाख का 10%, तो 10 हुआ ना। डेब्ट कितना है 100 लाख का है, इक्विटी कितना है 300 लाख का है। इसको क्लोज करो और 1 माइनस टी मतलब 0.3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व इट। ब्रैकेट का काम कर लो, फिर इंटू कर लो, फिर +20 कर लो, फिर 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 कर लो। मुझे बताओ सर कितना आ रहा है? कर रहे हो कि नहीं सर? आप लोग कर सॉल्यूशंस कर रहे हो? कितना आया? कुछ तो आया होगा। कितना आया है सर? बोलो सर जो। हाँ 46.66। पागल हो गया तो। 16.33. 16.33 सर, 16.33% आने वाला है। ये यही वाला आने वाला है सर, यही वाला, सेम टू सेम यही तो आएगा। यही आने वाला था। 46 कैसे आ सकता है? हाँ, पहले ब्रैकेट का काम कर लो, फिर इंटू का काम कर लो, फिर +20 करो, फिर उसके साथ इंटू करो 0.7। तो ये आप फॉर्मूला के थ्रू से भी यूजिंग फॉर्मूला तो अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कनेक्टेड फॉर्मूला को भी यूज करोगे तो भी आप जवाब दे सकते हो कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी
कितना होने वाला है। जस्ट नीड टू नो द इन्वेस्टमेंट पार्ट, इंटरेस्ट पार्ट, डेब्ट इक्विटी पार्ट, टैक्स पार्ट, यू कैन इजीली कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। ये मैंने आपको फॉर्म बी का करके दिखाया, हो गया ना? ठीक है, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ सर। मौसमी হয়েছে? मौसमी का आवाज नहीं आ रहा है, ये इसको समझ में आया संपत? बोल। ओके सर, अब देखो मैं केस 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ। सर ईबीआईटी हम लोगों ने कितना माना था? सर हम लोगों ने ईबीआईटी स्टार्टिंग में माना था 80 लाख का। We assume EBIT is 80 lakh, but now is in a different scenario. We assume EBIT equals to 20 lakh. ये केस 2 है, ध्यान से समझे सर। हम लोग अभी मान रहे हैं कि EBIT 20 लाख का है। अब फिर से चेक करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट EBIT बाय अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर आपने 20 लाख का इनकम किया, कैपिटल लगाया था 400 लाख का, इंटू 100 करके बताओ कितना परसेंटेज आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा है। फास्ट फास्ट जल्दी बोलो। 20/400 इंटू 100 कितना? सर 5%। थैंक यू सर। सो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 5%। एक चीज आप देखो, आपका एक्चुअली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कम हो चुका है, प्रॉफिट कम हो गया है, प्रॉफिट परसेंटेज कम हो गया है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका? अब फॉर्म ए का हालत देखो, फॉर्म ए में जो आपका पीबीटी है वही आपका ईबीआईटी है, और वही आपका पीबीटी ईबीआईटी सेम है, बिकॉज फॉर्म ए में लोन है क्या? अरे फॉर्म ए का लोन है क्या? नहीं ना। सर 14%। यस, तो पैट कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.7, 14%। और आरओई कितना हो जाएगा? पैट बाय नेट वर्थ 14/400 कितना होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ। फॉर्म ए का रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ सर जल्दी। 14/100 इंटू 14/400 इंटू 100, हाँ 5. 3.5%। थैंक यू सर। सिमिलरली फॉर्म बी का भी कर लो सर। फॉर्म बी का इक्वल्स टू पीबीटी कैसे आएगा? पीबीटी इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इसका डेब्ट है, तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट को हटाओ, 100 लाख का 10%, तो ईबीआईटी है 20 लाख का और इंटरेस्ट एक्सपेंस है 10% ऑफ 100, कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10। पीबीटी कितना हो जाएगा? 10 लाख ना। तो पैट कितना होएगा? पैट कितना होएगा सर? सर सर पैट हो जाएगा 10 इंटू 0.7 मतलब 7 लाख। नाउ आरओई बताइए सर, पैट बाय नेट वर्थ। पैट है आपका 7 लाख, नेट वर्थ कितना है फॉर्म बी का? 300 लाख, 2.33%। सर जब आपका सिचुएशन ए देखो, आप सिचुएशन ए में, सॉरी सिचुएशन 1, हमारे एग्जांपल में सिचुएशन 1 को देखो, केस 1 को। केस 1 में आपका प्रॉफिट ईबीआईटी ज्यादा था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका हायर है, ओके। सो योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 80 lakh, and here in case 2 your EBIT is 20 lakh, and just look at the difference. Just look at the difference. When your EBIT is high compared to in against your capital employed, your return on equity
फॉर फार्म बी इज हायर देन फार्म ए, है ना। फार्म ए का आप देखो क्या आया था रिजल्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, लेकिन फार्म बी का रिटर्न ऑन इक्विटी था 16.33%, जबकि फार्म बी में लोन है, लेकिन केस 2 में देखो ईबीआईटी आपका 20 लाख है, फार्म ए का रिटर्न ऑन इक्विटी आया कहां चला गया 3.5%, बट फार्म बी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 2.33%। उल्टा हो गया ना खेल, जस्ट बिकॉज मेरा ईबीआईटी कम हो गया, मतलब प्रॉफिट अमाउंट कम हो गया, तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी फार्म बी के केस में लोअर हो गया और फार्म ए हायर हो गया, जब मेरा ईबीआईटी अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता है तब। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। कुछ दिखाई दिया आपको? तो इससे क्या 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 कंक्लूजन निकालोगे? लोन खराब है? सर बात वही हो रहा है ना कि अगर लोन लेके बिजनेस अपने आप को मैनेज कर पाता है तो लोन अच्छा है। जैसे वो टीवी में एक सार्फिक सिल्क का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, दाग अच्छा है, देखे हो? सार्फिक जितना मर्जी कपड़ा गंदा करो दिक्कत नहीं है, सार्फिक सिल्क से धुल जाएगा। तो इसी तरह का जितना मर्जी लोन लो, अगर बिजनेस करना आता है और अगर बिजनेस में दम है, आपका कॉन्फिडेंट भी है, आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। तो एग्जैक्टली जब हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं ना, फंडामेंटल एनालिसिस, से फॉर एग्जांपल आप मारुति सुजुकी के साथ पीयर रिव्यू करते हैं ना, पीयर कंपैरिजन करते हैं, तो आप क्या करोगे? मारुति सुजुकी के साथ टाटा मोटर्स का अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो रिटर्न ऑन इक्विटी में, ठीक है, आप दोनों का बैलेंस शीट में जाओ, एनुअल रिपोर्ट को निकालो और फिर आप दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखो, ठीक है। फिर आप अंडरस्टैंड कर लेना कि किसी का लोन कितना है, ज्यादा है कि कम है, और अगर ज्यादा है तो कौन कितना कैपिटलाइज कर रहा है। इस तरह से पीयर कंपैरिजन किया जाता है सर। जैसे आप यहाँ पर कुछ पॉपुलर देख रहे हो, ये भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, ठीक है। आई विल डिस्कस धीरे धीरे, वो भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको रिटर्न ऑन इक्विटी में ही फोकस करवाया। बोलो सर। तो लोन खराब चीज नहीं है अगर लोन का इस्तेमाल अच्छा होता है तो। जैसे कि कंपनी का नाम याद आ रहा है सर, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, करंट शेयर प्राइस है 896 का। इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ अदानी पोर्ट, इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट आल्सो, इसका आप करंट लायबिलिटी चेक करोगे ना, आपको बहुत हाई दिखेगा सर। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इज आल्सो वेरी हाई इन अदानी, यू कैन लुक हियर, 11,136 करोड़ का करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट्स भी हाई है कंपेरेटिवली, मतलब, लेकिन लोन बहुत ज्यादा है ना, 11,000 करोड़ विद इन वेरी लो कम पीरियड में, जिसको रीपे करना होता है विद इन 1 ईयर। तो इतने कम समय में 12-13 हजार करोड़ का लोन, इट्स अ ह्यूज थिंग। बट फिर भी इसका बिजनेस में दम है तो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा कंसर्न होता है क्योंकि बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, तो थोड़ा चिंता होता है। अब मैं क्या नाम फंडामेंटल बात तो नहीं कर रहा हूँ, बस आपको वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि लोन खराब चीज नहीं है, बट अगर आप लोन को प्रॉपरली, डेब्ट को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। डेब्ट लेके अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हो ना तो प्रॉब्लम नहीं है, पर डेब्ट लेके अगर प्रॉफिट करने में दिक्कत हो रहा है तो डेब्ट थोड़ा चिंता में डाल देता है। ऐसे तो ये बड़ा ही सिंपल बात हुआ ना, ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या कंक्लूजन में पहुंचते हैं हम लोग? फाइनेंस इज ऑल अबाउट एनालिसिस ना, तो क्या एनालिसिस हुआ? सो डेब्ट में और may not be good for a farm.
डेब्ट अच्छा भी हो सकता है, डेब्ट खराब भी हो सकता है। सिंस इट इज लो कॉस्ट, since it is low cost, it is attractive। क्या ना, डेब्ट नॉर्मली लो कॉस्ट होते हैं, इक्विटी वाले को तो काफी अच्छा रिटर्न देना पड़ता है। लो कॉस्ट होने के कारण ये अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, कई बार। हाउएवर लो कॉस्ट है तो क्या हुआ, रिस्क तो है। हाउएवर इट कैन टर्न आउट टू बी, हाउएवर इट कैन टर्न आउट टू बी fatal if the business does not do well, if the business does not do well। अगर बिजनेस अच्छा नहीं करता है तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस। जैसे कि रिलायंस में हुआ है, जैसे कि बिग बाजार में हुआ है, लॉन्ग टर्म नहीं हुआ है बट हुआ है। तो और भी एग्जांपल्स हैं, but ये सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स, ठीक है साहब। तो इस तरह से रेशियो हमें बिजनेस का एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि लोन अच्छा है कि खराब है, डेब्ट अच्छा है कि खराब है। सॉल्वेंसी रेशियो, ये सब सॉल्वेंसी रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू से हम लोग सॉल्वेंसी पोजीशंस को परख लेते हैं। We can easily identify the solvency positions of a business। समझ में आ रहा है सर? एनी डाउट? बोलो। कनेक्टेड है कि नहीं आप लोग? किसी का आवाज नहीं है। यस सर। Yes, sir. Ratios relating to long-term solvency fall into two varieties। Fall into two varieties: structural ratios, these are based on capital structure, these are based on capital structure, that is mixed of debt and equity used by a firm, ठीक है। मिक्स्ड ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड बाय ए फर्म, मतलब थोड़ा डेब्ट भी यूज कर रहा है, थोड़ा इक्विटी भी यूज कर रहा है, इस तरह का सिचुएशंस देखने को मिलता है। चलो थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं। স্যার একটু কি দেখান স্যার আগেরটা। देख सकते हैं। হয়ে গেছে স্যার। पॉपुलर सम, कुछ पॉपुलर रेशियोज लिखो। पॉपुलर वंस आर डेब्ट इक्विटी रेशियो, मतलब बिजनेस में कितना डेब्ट है, कितना इक्विटी है ना। इसको ऐसे बोलते हैं टोटल डेब्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ये सब डेटा अगर आप रियल लाइफ में भी कभी देखते हो तो बैलेंस शीट में एनुअल रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट से भी देख सकते हो।
ये देखो सर, अगर आप नॉन करेंट लायबिलिटी में जाओगे तो आपको टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट दिख जाएगा। ऐसे ही अदानी का है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है 41,528 करोड़ का, ठीक है। और अगर आप इसका इक्विटी देखोगे, ये देखो टोटल इक्विटी, देखो आप 38,758 करोड़ का, ठीक है। तो कितने लॉन्ग टर्म डेब्ट में कितना इक्विटी है, ठीक है, जिसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके हमें मिल जाता है कि बिजनेस का डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसा है, ठीक है। अब कौन सा स्टैंडर्ड है वो मैं तो आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो कि कैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो को एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, और एक बात लिखे सर, वेयर शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व। इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें इक्विटी का जो टोटल डिटेल्स है उसमें आपको कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी, एडिशनल पेड अप पेड इन कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ है एंड अदर इक्विटी वगैरह, ठीक है। अदर इक्विटी कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है जो टोटल इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं पर आपको प्रेफरेंस भी दिखेगा, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस के नाम से नजर आएगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस का कुछ ऐसा है नहीं, पर रिजर्व सरप्लस है, कॉमन स्टॉक है। तो कुल मिला के आपका ये इक्विटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जब आप लोग अकाउंट्स करोगे ना तो आपको ये सब चीज और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि कैसा है। बट कॉमन सेंस मतलब फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है। इसे शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसके ऊपर बेस करके ये जो मैं आपको अभी बताया डेब्ट इक्विटी रेशियो में, बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट देयर आर सम इंपॉर्टेंट रेशियो। क्या क्या रेशियो यहाँ पर काम करता है? बड़ा ही पॉपुलर एक नाम आपके से मुझे याद आ रहा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल गियरिंग रेशियो। गियरिंग, हाँ सर, कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब आप बोलोगे सर कैपिटल गियरिंग क्या होता है? चलो लिखो सर, कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल्स टू ऑल क्लेम्स विथ फिक्स्ड रेट इंक्लूडिंग प्रेफ कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसका फिक्स रेट होता है, जैसे कि डिवेंचर, जैसे कि लोन। प्रेफरेंस को भी इसी के अंदर काउंट किया जाता है, बिकॉज प्रेफरेंस भी फिक्स्ड नेचर का होता है ना। प्रेफरेंस को जो रिटर्न दिया जाता है वो फिक्स्ड अमाउंट में होता है, इसीलिए तो प्रेफरेंस हाइब्रिड का होता है। ये सब बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये सब बात हम लोग पहले के क्लासेस में भी, स्पेशली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्यों हाइब्रिड होता है मैं बताता हूँ सर। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फिर से पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं आपको ये हाइब्रिड नेचर के बारे में डिस्कस करूंगा। ऑल क्लेम्स विथ फिक्स रेट डिवाइडेड बाय इक्विटी करना। और इक्विटी के अंदर क्या काउंट होता है? इक्विटी के अंदर काउंट होता है जो कंपनी का करंट इक्विटी शेयर है और जो पुराना रिजर्व्स है, ठीक है। इसे कैपिटल गियरिंग रेशियो कहा जाता है सर। फिक्स रेट का जो क्लेम है मार्केट में डिवाइड कर देना उसको इक्विटी से, ये भी एक डेब्ट इक्विटी हो गया। प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, पर उसे हम लोग क्योंकि उसका फिक्स रिटर्न है इसीलिए हम लोग प्रेफरेंस को इसके अंदर काउंट करते हैं, तो डेब्ट की तरह, ठीक है। ये एक तरीका है मार्केट में फिक्स रिटर्न डिवाइडेड बाय इक्विटी। मार्केट में फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो फिक्स देना पड़ता है कंपनी को डिवाइडेड बाय इक्विटी। समझ में आ रहा है ना सर? याद रखिए सर, यही नेचर है। अगर आपको बिजनेस को एनालिसिस करना है ना, ये सब चीजों के ऊपर बेस करके आप किसी भी बिजनेस, रिलायंस से लेके आपके घर के बगल वाला पान वाला का बिजनेस तक, हर चीज को आप एनालिसिस कर सकते हो। सर क्या बात करते हो, रिलायंस से लेके पान वाला का? अरे सर चाहो तो सब पॉसिबल है। बिजनेस तो किसी के लिए नहीं बदल जाता ना। रिलायंस
फोन बेचता है या फोन का नेटवर्क बेचता है। पान वाला पान बेचता है, पान के बीच में सुपारी बेच देता है, लेकिन काम तो वही है, बिजनेस करते हैं। सर ये कोई बात हुआ? अरे कल देखना रिलायंस कल पान बेचना चालू करेगा, फिर आप बोलेगे देखो ये ब्रांड हो गया। यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों का, कि हम लोग अपनी चीज को कभी रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कोई विदेशी कर ले, कोई बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कर ले तो कोई खास कुछ खास करता है, बट हम करें तो खास नहीं। हाँ, ये दिक्कत है सर आम आदमी का, जानते हो ना। आम आदमी को अपने चीज पे कभी भी प्राउड फील नहीं होता, तभी तो वो आम हो जाते हैं। और अपना चीज जो भी अपना है, चाहे कितना भी छोटा हो, उसमें आपको प्राउड फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के चीज में हमेशा आपको गुड़ ज्यादा लगे, मीठा ज्यादा लगे। तो प्रॉपर, और एक रेशियो है सर, प्रॉपर्टी रेशियो। ठीक है, प्रॉपर्टी रेशियो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक रेशियो है। इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। जैसे मैं घर पे कभी कभी बात करता हूँ भाई से, तो जैसे यूट्यूब में कुछ बोल दिया ना, मानो कि कोई यूट्यूब में मोटिवेशनल स्पीकर है, वो लोग कुछ बोल दिया तो कुछ खास बोल दिया, दे मे बी दे मे सेड समथिंग स्पेशल। घर का लोग अगर बोले, शायद मैं बोलूँ या फिर मैम बोले किसी किसी को कि भाई ये कर, ये अच्छा होगा, हम लोग बोलेंगे तो उतना अहमियत नहीं होता है। जैसे हम लोग आप लोगों को भी बोलते रहते हैं सर ये करो वो करो, बट हम लोग तो घर का मुर्गी दाल बराबर। जैसे अगर कोई यूट्यूबर बोल दिया, हाँ भाई यूट्यूब में बोला है तो फिर अच्छा होगा। कोई स्पेशल मोटिवेशनल स्पीकर जिसका मिलियन बिलियन व्यूअर्स होता है, ठीक है, वो बोला तो फिर कुछ खास है, बट कोई घर का लोग बोल दिया तो खास नहीं। ये चक्कर है सर। प्रॉपर्टी रेशियो में इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है सर, ठीक है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और एक इंटरेस्टिंग है सर, लिख के रखो अभी, इक्विटी मल्टीप्लायर कहा जाता है। इक्विटी मल्टीप्लायर में क्या आता है सर? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय, कर लिया, लिख लिया सर? कंप्लीट से। मौसमी, ज्योति, आप लोग भी लिख लिए सर? Yes, sir. हेडिंग करो सर, कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो क्या है? These ratios show the degree of protection available to debt providers. कैसा है सर? तो कैसे काम करता है? The style of these ratios is with what? With what it is to be covered divided by what is to be covered. सर ये सब क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। रुक जा रे, अरे रुक जा रे बंदे, अभी समझ में आ जाएगा। With what it is to be covered and what is to be covered, ठीक है। इस तरह से हम लोग कवरेज रेशियो को कर सकते हैं। जैसे जैसे कि जैसे तैसे कर देना पड़ेगा। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
क्या नाम लिखा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? EBIT मतलब आपका जितना प्रॉफिट आता है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। देखो अब इसको ना अब कनेक्ट करो, व्हाट विथ व्हाट इट इज टू बी कवर्ड। मतलब अगर बिजनेस इंटरेस्ट देता है तो कहां से इंटरेस्ट देता है? पॉइंट टू बी नोटेड सर। इनकम स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा, मतलब पीएल में जाते हैं सर को। ये देखो, ये बिजनेस का, ये इसका क्या है? EBITD है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब PBT, PBIT मतलब EBIT का दूसरा नाम। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बोलो या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलो, डजंट मैटर, है ना, एक ही चीज है। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अगर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो PBT मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इंटरेस्ट देने के लिए आपको क्या मतलब किसके थ्रू से आप इंटरेस्ट को कवर करते हो? इंटरेस्ट कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, ये सब नो। हेलो, बिजनेस अपना प्रॉफिट करके जो लोन का इंटरेस्ट चुकाते हैं तो कहां से चुकाते हैं? EBIT से या PBIT से? बोलो सर, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? मतलब ये जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया, विथ व्हाट इट इज टू बी कवर्ड, मतलब जैसे कि EBIT, क्या चीज कवर करोगे? इंटरेस्ट। व्हाट इज टू बी कवर्ड? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसे बोलते हैं कवरेज रेशियो। आई थिंक आगे कभी भूलोगे भी नहीं कि कवरेज रेशियो क्या होता है। भूल जाओगे क्या कवरेज रेशियो क्या होता है? दो सर। है ना, मतलब किस चीज से कवर करना है, कौन सी चीज से हम उसको कवर करेंगे, यही मेन पॉइंट है। कौन सी चीज से कवर करेंगे, अगर ये समझ में आ जाए तो आप आराम से बता सकते हो कि कैसे कवर करना है। तो with what it is to be covered and what is to be covered, EBIT by interest। और क्या रेशियो है पॉपुलरली? So there is another interesting ratio, debt service coverage ratio। अब बताओ डेब्ट सर्विस कवरेज कैसे कवर होगा? सबसे पहले तो ऊपर में क्या आना चाहिए? विथ व्हाट इट इज टू बी कवर्ड, पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन क्या कवर होगा? इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या कवर करना है? इंटरेस्ट कवर करना है, रीपेमेंट ऑफ लोन कवर करना है। कहां से कवर करना है? पैट से, इंटरेस्ट से, डिप्रिसिएशन से। पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन करोगे तो आपको डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो मिल जाएगा। मतलब अगर हम इसको यहां से देखें, ये देखो PBIT है, ये रहा, PBIT से इंटरेस्ट चला गया तो PBT हुआ, PBT से नेट इनकम, मतलब बेसिकली PBT से इंटरेस्ट चला जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चला गया तो नेट इनकम जिसको बोलेंगे, इसी को पैट बोलते हैं ना। तो अगर आपका मार्केट में लोन रीपे करना है, इंटरेस्ट देना है तो कैसे करोगे? पैट के साथ किसको जोड़ोगे? पैट के साथ इंटरेस्ट को जोड़ोगे, उसके साथ डिप्रिसिएशन को जोड़ोगे। बैक कैलकुलेशन, पैट प्लस इंटरेस्ट, ध्यान से देखें, पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है साहब? हेलो, यहाँ पर था ना डिप्रिसिएशन, ये रहा, टैक्सेस, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशंस, जो इंटेंजिबल्स होते हैं उसके एमोर्टाइजेशंस होता है। तो जस्ट एड बैक करना है। क्या पेमेंट करोगे? कौन सा चीज कवर करोगे इसके थ्रू से? इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। ऐसा ही और एक रेशियो है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज किससे किया जाता है? क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है सर, हम लोग आंसर के लिए बाहर ढूंढते हैं, है ना।
होशियार रहना। अरे बंदे, होशियार क्यों रहना है? होशियार इसलिए रहना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर का कॉन्सेप्ट होता है सर। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग आंसर को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आंसर तो उसी के अंदर छुपा हुआ होता है। इसलिए क्वेश्चन समझ लो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो कहाँ से देना है? पैट से। क्या देना है? प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। पैट मतलब नेट इनकम। बिजनेस अपना नेट इनकम करने के बाद, चाहे किसी का भी बिजनेस हो, अदानी का हो या अंबानी का, नेट इनकम होने के बाद ना, मतलब पैट है ये। पैट के बाद बिजनेस को अगर मतलब मानो जैसे इसका 5,332 करोड़ का पैट रहा है, अब अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है मार्केट में, यहाँ पर तो बोला नहीं, बट मानो प्रेफरेंस डिविडेंड है 2022-23 में, मानो 15% करके प्रेफरेंस डिविडेंड था, तो जितना प्रेफरेंस डिविडेंड होगा अब इस पैट के ऊपर लगाएगा और उतना प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस वाले को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करके जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? बोलो। उसे कहते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। और अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है अर्निंग पर शेयर। समझे सर? इस तरह से होता है। समझो तो बहुत बड़ी चीज है और अगर सिंपल समझो तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। सो पैट बाई प्रेफ डिविडेंड, तो क्या कवर करना है? प्रेफ डिविडेंड। किससे कवर करना है? पैट से। सर इसमें क्या था? कुछ नहीं था सर। क्या होगा? अच्छा, और एक कवरेज क्या है? इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। इक्विटी डिविडेंड किससे कवर करोगे सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना? पैट से प्रेफरेंस डिविडेंड को दे दो, जो बचेगा उससे इक्विटी डिविडेंड को अमाउंट दे दो सर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डिविडेंड पर शेयर का एक हिसाब लगा है ना, तो ये डिविडेंड पर शेयर जो दिया जाता है इक्विटी वाले को, ये डिविडेंड देने से पहले क्या करना पड़ता है? पैट से प्रेफरेंस वाले को दे दो, जो बचेगा फिर इक्विटी डिविडेंड के लिए बचेगा, तो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड, तो आपको इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो मिल जाएगा। सिंपल है। बोलो, कवरेज रेशियो क्लियर हुआ? कवरेज रेशियो क्लियर हुआ सर? हेलो, अरे बोलो सर, समझे कि नहीं? हाँ सर। यस सर। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, सारा रेशियो का कॉन्सेप्ट एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं आपको घर पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उसका आप लोग क्वेश्चन का आंसर करके मेरे को भेजना। ठीक है, मेरे को भेजना, ताकि और उसके बाद मैं आपको आंसर भी शेयर कर दूंगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे हो। अच्छा, चलो अब पॉइंट 8 करो। पॉइंट 7 था, इतना देर से बात कर रहा था, अब एक दूसरा रेशियो है, जैसे इतना देर से मैं आपको बता रहा था सॉल्वेंसी वगैरह। अब सर वैल्यूएशन और मार्केट बेस्ड रेशियोज। सर ये क्या है? अरे सर, जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करता है ना, इसी को लेके सारा दिन रटता रहता है, सारा दिन ही देखता रहता है, और कोई काम धंधा है नहीं, बैठे बैठे सिर्फ यही करें। जो लोग स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ज्यादा उतावला होता रहता है ना, एक्चुअली उनको तो सारे चीज समझना चाहिए कंपनी को एनालिसिस करने के लिए, पर उनका मेनली यही मेन एरिया है जिसको लेके ये सारा दिन बहुत हाइप क्रिएट करता रहता है। सर आप लोग हाइप क्रिएट ना करो, आप इसको सिंपल समझो और सिंपल अप्लाई करो। मार्केट को लेके ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना है, सिंपल, कीप इट सिंपल और ऑलवेज बिलीव इन योर बेसिक्स। जिसका बेसिक स्ट्रांग है ना सर, उसको मार्केट से कोई हिला नहीं सकता। प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के लिए है जो वो क्या होता है ना, 3 महीने का कोर्स करके अपने आप को समझते हैं कि उसको सब आता है, अब वहीं पर दिक्कत हो जाते हैं सर।
This ratio use the share price of the company. इसमें मार्केट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको वैल्यूएशन रेशियो भी कहा जाता है और मार्केट बेस्ड रेशियो भी कहा जाता है। जैसे कि डिविडेंड यील्ड, कैसे मिलता है? कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है पर शेयर में। পরে কি লিখেছে? हाँ, ডিভিডেন্ডের পরে কি লিখেছে? yield ডিভিডেন্ড यील्ड বাংলা হচ্ছে उत्पादन बुझिस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीजों का ना एक कैपेसिटी होता है, तो हर कंपनी का ऐसा। डिविडेंड क्रिएट करने का कैपेसिटी होता है, उसे डिविडेंड यील्ड कहते हैं। तो डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड पर शेयर, कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है पर शेयर पे, उससे डिवाइड कर दो आप शेयर प्राइस से, मतलब जो मार्केट में चल रहा है, और फिर उससे आप इंटू कर दो 100 से परसेंटेज के लिए, और कुछ नहीं। दिखाता हूँ आपको, अब रियल में भी दिखा देता हूँ। और एक चलता है सर अर्निंग यील्ड। अच्छा, इसे लिख दो D/P, P फॉर मार्केट शेयर प्राइस, और इसको लिख दो E/P, मतलब ये चलता है EPS, मतलब अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस इनटू 100। और एक बड़ा फेमस है P रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे हम लोग प्यार से PE बोलते हैं। PE कैसे निकाला जाता है? P रेशियो, दैट इज प्राइस इज हाउ मेनी टाइम्स EPS, मतलब इस प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब ही होता है प्राइस इज हाउ मेनी टाइम्स EPS। इससे कैलकुलेट करने का जो नियम है ऐसा, P इक्वल्स टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जो मार्केट शेयर का दाम चल रहा है उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दो, आपको P रेशियो मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग मैटर है सर, इसमें एक पॉइंट जरूर ऐड करो कि P इतना इंपॉर्टेंट लोग देखते रहते सारा दिन। स्ट्रॉन्ग फार्म, बट नॉट जस्ट P, बहुत सारा पैरामीटर है, बट एक स्ट्रॉन्ग फार्म जो होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग फार्म और कंपनी विल कमेंट हाई PE, मल्टीपल, तब उसका P हमेशा ज्यादा होगा, हाई P मल्टीपल, तो उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मतलब ऐसा बोलो कि P रेशियो, तो इसको और समझो इस तरह से, अगर किसी कंपनी का PE, हाँ बोलो, কমেন্ট এ হাই এটা সবুজটা সবুজ লেখাটা कमेंट हाँ, कमेंट है हाई, HIGH। A strong firm or company will command a high PE multiple। P रेशियो अगर हाई बोलता है ना तो रेस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है, रेस्पेक्ट। और P रेशियो लो बोल दिया, डिसरेस्पेक्ट। P रेशियो हाई मतलब रेस्पेक्ट, P रेशियो लो मतलब डिसरेस्पेक्ट। देखोगे? चलो देखते हैं। अच्छा, अदानी पोर्ट का कोई प्रॉपर पीयर्स तो है नहीं, बट फिर भी कुछ देखते हैं। ये देखो,
लुक एट सर, दिख रहा है क्या? अदानी पोर्ट का पी रेशियो देखो, उसके कंपेरेटिव में कौन है? गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, नेचुरा फ्यू केमिकल लिमिटेड, ठीक है। यू कैन सी इसका पी देखो 40.81, मतलब समझे, मतलब इसका जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस को आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दो। अर्निंग पर शेयर भी आपको कहाँ मिल जाएगा? ऐसे तो इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, बट यू कैन इजीली चेक इट हियर दिस एरिया। ये देखो फाइनेंशियल ईयर 22 में इसका 22.82 था सर, ठीक है, 22.82, ठीक है। तो और डीपीएस देखो, डिविडेंड पर शेयर देखो 5 है, मतलब ज्यादा डिविडेंड नहीं देता है अदानी। कुछ कंपनी उसका डिविडेंड बहुत हाई होता है। अच्छा, इसके कारण अगर आप चेक करोगे, इसका जब भी मैं पीयर कंपैरिजन कर रहा हूँ, आपको 3 इंपॉर्टेंट रेशियो देखते हैं। पी रेशियो, पी रेशियो में क्या आ गया? पी रेशियो इसका हाई है। डिविडेंड यील्ड देखो, डिविडेंड यील्ड इसका लो है, ठीक है। अच्छा, कुछ और कंपनी लेते हैं, अगर हम इसमें भारतीय एयरटेल को ले लेते हैं। एयरटेल का कंपैरिजन किसके साथ किया जाए? ये देखो, अगर मैं, अच्छा ऐसे आप बोलोगे सर जियो इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि जियो रिलायंस के साथ काउंट होता है। जियो अकेला सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस में नहीं है, रिलायंस का बिजनेस का एंटरप्राइज के साथ है, तो उसको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन नॉर्मली इंडिया में जो बाकी कंपनीज है, जैसे मानो एयरटेल, एयरटेल के साथ कंपेयर करो टाटा कम्युनिकेशंस, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली सर्विस, महाराष्ट्र, इस तरह से। ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है नहीं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशंस। सो भारतीय एयरटेल का पी रेशियो देखो 114.61, जितना पी हाई उतना रेस्पेक्ट, ठीक है। वोडाफोन का देखो माइनस पे चल रहा है, तो डिसरेस्पेक्ट ही रहेगा, क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है। कैसे मिलता है? कंपनी का जो शेयर प्राइस चलता है उसको ईपीएस से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा। टाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड चल रहा है 25.45, समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मौसमी, हाँ सर। ज्योति, तो बोलो सर। हाँ बोलो। एयरटेल डीपीएस টা কত আছে একটু দেখুন। एयरटेल का अर्निंग पर शेयर, एक मिनट दिखाता हूँ। सर 7.41 लास्ट ईयर था, अभी एक्सपेक्टेड है 11.20। ठीक है सर, और एक देख पा रहे हैं आप यहाँ पर पीबी रेशियो भी एक दिख रहा है। ऐसे ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड आप देख पा रहे हो। भारतीय एयरटेल का भी डिविडेंड उतना अच्छा नहीं है, बट टाटा कम्युनिकेशन का डिविडेंड देने का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर मैं डिविडेंड यील्ड में अच्छा कंपनी का बात करूँ, तो मुझे याद आ रहा है सर कोल इंडिया का। कोल इंडिया अच्छा खासा डिविडेंड देता है। कैसे पता चलेगा? पेयर्स में जाओ, ऐसे भी आप यहाँ पर भी देख सकते हो डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स। लेकिन अगर आप चेक भी करोगे ना फाइनेंशियल्स में जाके, जैसे इसका कोई पीयर कंपैरिजन दिया नहीं यहाँ पर, बट फिर भी अगर आप फाइनेंशियल्स में जाते हो और कंपनी का डिविडेंड देखते हो, ये देखो सर 17 रुपीज पर शेयर इसका डिविडेंड पर शेयर है ना? अच्छा खासा डिविडेंड देता है सर। आईटीसी डिविडेंड के लिए अच्छा माना जाता है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे बैंकिंग, बैंक के बीच में भी आप कंपेयर कर सकते हो। इसका काफी सारा पेयर्स हो जाएगा प्राइवेट लेवल में। एचडीएफसी सबसे बेस्ट जा रहा है सर, नो डाउट। इसका पी, अच्छा पी में आईसीआईसीआई हाईएस्ट जा रहा है पी रेशियो में, ठीक है। कोटक महिंद्रा नहीं, सबसे हाईएस्ट है कोटक महिंद्रा, पी रेशियो सबसे अच्छा है कोटक का। उसके बाद आईसीआईसीआई, फिर एचडीएफसी, ठीक है। कंपटीशन हाई है इनके बीच में। डिविडेंड यील्ड किसका है हाईएस्ट? डिविडेंड यील्ड में हाईएस्ट है एचडीएफसी, एचडीएफसी। ठीक है। पीबी रेशियो का मतलब होता है सर, ये होता है प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, पीबी रेशियो, ठीक है। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट बात करता है।
प्राइस टू बुक रेशियो। मतलब इसमें जो फॉर्मूला होता है मैं एक बार आपको लिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लिख के रख सकते हो। पीबी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक रेशियो। इसमें एक्चुअली फर्म का जो बुक वैल्यू है ना, उसका बुक वैल्यू का डेटा अलग जगह में मिलेगा। बुक वैल्यू जो है बिजनेस का, बुक वैल्यू को डिवाइड किया जाता है कंपनी के कैपिटलाइजेशन पे, मार्केट कैपिटल से। मतलब कितना मार्केट कैपिटल है उसके ऊपर बेस करके बुक वैल्यू कितना है। ठीक है, तो बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये प्राइस टू बुक मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं बाद में आपको ये पीबी रेशियो में भी बात कर लूंगा, बट मैं यहाँ पर कनेक्टेड में था तो मैं आपको थोड़ा बता दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सब? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो किस तरह से हम लोग किसी भी बिजनेस का ये सब चेक भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी लगा सकते हैं। बट दिस इज नॉट दी एनफ कॉन्सेप्ट, बट मार्केट में फंडामेंटल लोग जो देखते हैं वो इस तरह से चेक करता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो, आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस देख सकते हो, प्राइस कंपैरिजन, शेयर प्राइस का, एचडीएफसी का, ये सब मार्केट में काफी सारा ऐप है, ये साइट है, वहां पर जाके मनी कंट्रोल हो, टिकट टेप हो, आप देख सकते हो सर, इट्स योर चॉइस। इस पर अभी बात ज्यादा नहीं करना है, बट मुझे जो सिखाना है मैं आपको फंडामेंटल बेस लेवल में बता दिया। आप इस तरह से अपना दिमाग अभी लगाते रहना। ठीक है, ओके सर। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा के फिर मैं आपको घर पे क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा। ठीक है, एक 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 पॉइंट लिख लो। तो मैं मेन जितना रेशियो था सारा रेशियो का कॉन्सेप्ट कवर कर दिया। अब बस आप लोगों को ना क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही रेशियो के बारे में सारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना चाहिए सर, हमने रेशियो के बारे में अच्छा बहुत बात की है, कुछ बुरा बात भी होता है सर। हर एक टेक्निक का एक लिमिटेशंस भी होता है, ये भी जान लो सर। लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस जरा लिखे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are based on book values rather than economic values. मतलब ये जितना हमें अकाउंट्स के बुक के अंदर देखने को मिलता है हम उसके बेसिस में हिसाब लगाते हैं। कुछ चीजें इकोनॉमिकली भी वैल्यू होता है सर, लेकिन अकाउंट्स तो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं कर पाते ना। अकाउंट्स तो किताबी बात करते हैं, मतलब जितना हमने हिसाब लगाया उसके हिसाब से। जैसे सिंपल एक बात करता हूँ कि अभी भी मार्केट में ऐसा काफी सारा कंपनीज है। जैसे अगर मैं न्यू टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के बारे में बात करूँ, इसका अगर आप बुक वैल्यू देखोगे या बुक्स का हालत देखोगे बहुत ही खराब है। जैसे कि जोमेटो, जोमेटो प्रॉफिटेबल हुआ क्या अभी भी? फाइनेंशियल चेक करें एक बार सर, देखो नेट इनकम देखो सर, 859 करोड़ का लॉस में जा रहा है अभी भी। लास्ट ईयर 22 में 1208 करोड़ का था। पेटीएम चेक करोगे इसका पीयर्स में कौन सर, आएगा? हाँ बोलो सर। जोमेटो का स्टॉक अभी ले लेने से, लाइक होल्ड करके रखने से प्रॉफिटेबल हो सकता है ना? लॉन्ग टर्म? हाँ, लॉन्ग टर्म में। यस सर, चुपचाप रख लो, बिल्कुल रख लो सर, बिल्कुल रख लो, लेकिन ट्रैक भी बीच बीच में करते रहना। ठीक है, बीच बीच में ट्रैक भी करते रहना। बट यस, पोटेंशियल है सर, इसमें डाउट नहीं है। तब अभी तक इसका अभी लोएस्ट लेवल में ही जा रहा है। बीच में एक बार 40 पे गिरा था, बट आई थिंक अभी भी बाइंग जोन में है। लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट इसके बारे में कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी भी लॉस मेकिंग है। जैसे पेटीएम का सिचुएशन, मैं तो पेटीएम के लिए भी बोलूंगा कि रख लो। मैं 450 में जब आया था तब भी क्लास में बोल रहा था ये टाइम है लेने का। अलग बात कि लोग डर जाते हैं कि भाई इतना लॉस मेकिंग कंपनी में शेयर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट पेटीएम का टारगेट है सर। मैं आपको बोलता हूँ अगला 1 साल 1.5 साल में पेटीएम अपना जगह बनाएगा।
ऐसे इसका फाइनेंशियल्स में अगर देखूं तो लॉस का हालत देखे 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 जरा सर 2755 करोड़ का लॉस में जा रहा है। ठीक है, जोमेटो से भी ज्यादा। वैल्यूएशंस भी हाई है पेटीएम का, क्योंकि पेटीएम बहुत सारी चीजों में काम करते हैं। तो जो भी हो, अभी इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से अगर मतलब रेशियो एनालिसिस के थ्रू से आप पेटीएम या फिर जोमेटो या कोई भी मॉडर्न डे बिजनेस को आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। जो फ्यूचर वैल्यू में डिपेंड करता है, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है, एक फ्यूचर बिजनेस आइडिया है, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, इसको ग्रोथ इन्वेस्टिंग की नजर से देखना चाहिए। अब ये अपना अपना नजरिया होता है, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ। और भी बिजनेसेस हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो जस्ट एक कुछ पॉपुलर नाम है तो इसलिए लिया। हाँ बोलो, बोलो साहब। টোল ট্যাক্সের পেটিএমই তো শুরুতে ফার্স্ট কাজ করা শুরু করলো অনলাইন, यस। ওদের টোল ট্যাক্স ধরে দিতেছে পেটিএম এর বারকোড দিয়ে। और भी ऐसे पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस भी मिला है, उसका बैंकिंग बिजनेस भी थोड़ा सा चालू हो जाए ना, मजा आएगा। ऐसे ये एक बिजनेस देखो, ये एमडा टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल काम करते हैं। इसका भी बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये देखो एक टाइम पे इसका नेट इनकम देखो काफी कम था, लेकिन देखो धीरे धीरे फिर देखो नेगेटिव इनकम में चला गया था, 15 करोड़ का नेगेटिव था। उसके बाद देखो फिर से धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बना और बनते जा रहा है सर। इसका शेयर का भी काफी ग्रोथ हुआ, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था इंटर टेक्नोलॉजीज पे। तो आया था जब ना, तो कितना इससे ऐसे 700 800 ऐसे कुछ रेंज में आईपीओ आया था। उसके बाद देखो रुकने का नाम नहीं लिया था, 2400 उसके बाद गिरा था, फिर से उठ रहा है। ठीक है, सो इट्स लाइक कि ये तब टेक्नोलॉजिकल न्यू एज बिजनेस आइडिया है, जिसमें काफी अच्छा अच्छा बिजनेस मॉडल है सर इसका। ठीक है, समझ पा रहे हो ना सर? ये बहुत जरूरी चीजें हैं बिजनेस को समझना। ठीक है चलो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज रादर देन इकोनॉमिक वैल्यूज। तो ये रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स do not incorporate इन्फ्लेशन। मतलब अगर मार्केट में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इसको रेशियो एनालिसिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू विंडो ड्रेसिंग। ये बहुत ही फेमस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। दैट इज यूज ऑफ aggressive accounting policies यूज ऑफ एग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब ऐसे ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज किया जाता है टू शो बेटर पिक्चर, टू शो बेटर पिक्चर देन व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब अकाउंट्स में ऐसा ऐसा पॉलिसी है जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा बेहतर दिखाना चाहते हो, जो एक तरह का विंडो ड्रेसिंग है। मतलब इट्स लाइक कि आपको देखने में अच्छा लग रहा है बट रियल में इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, याद रखिएगा। मतलब ऐसा अकाउंटिंग या एग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करना जिसके आपका बिजनेस का पिक्चर बेटर दिखे। ठीक है, बट बेटर दिखने से नहीं होना, बेटर एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, तो देखने में तो बहुत कुछ बेटर होता है, एक्चुअल में बेटर होना बहुत जरूरी है। वो अलग बात की एक्चुअल चीज निकलने में समय लगता है या पहचानने में भी टाइम लगता है, पर जब पहचान में आ जाए तो छोड़ना मत। सिंस many firms
Many, huh? Many firms belong to two or more industries like ITC, Reliance. So that is benchmarking is difficult. मतलब ये जो ITC, रिलायंस का मैं बात कर रहा हूँ ना, ये ना एक इंडस्ट्री में काम नहीं करता, इसका ना डिफरेंट इंडस्ट्री होता है सर। दिखाता हूँ आपको। ऐसे अगर मैं सिर्फ आईटीसी का बात करूँ, ऐसे तो इसका मेन बिजनेस सिगरेट है, जहां से इसका मेनली पैसा आता है। बट सिगरेट के अलावा आईटीसी और भी चीजें हैं, जैसे कि मसाला में काम करते हैं, आटा में काम करते हैं, बिस्किट्स या ये सब में भी काम करते हैं, नूडल्स मार्केट में है, सोप एंड साबुन मार्केट में है, लाइफस्टाइल मतलब आपका फैशनेबल जो चीजें हैं उसमें भी ये काम करते हैं। ठीक है, जॉन प्लेयर्स जैसे ब्रांड है इनका। फिर सेफ्टी चीजें जैसे कि हाइजीन प्रोडक्ट सैवलॉन वगैरह में है, मंगलदीप, फिर गुड नाइट, ये फिर आपका चॉकलेट। ये तो ठीक है, हाँ बोलो। আইটিসি তো ফিদেল কোম্পানির সাথে তো যুক্ত আছে, মানে এই যেটা দিবাইল বের করেছে সেটা তো আইটিসিরই সুযোগ। हाँ 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 एग्जैक्टली, ठीक है, और भी चीजें हैं यहाँ पर, कुछ ब्रांड का नाम दिया है, होटल भी चलाते हैं। ठीक है, सो मतलब इतना सारा ब्रांड आप सिंगल रशियन एनालिसिस के थ्रू से कैसे बेंचमार्क करोगे, क्योंकि इसका एक बिजनेस तो है नहीं। रिलायंस का भी कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड, रिलायंस भी एक तरह का बिजनेस नहीं करता। आईटीसी का तो बहुत सारा है, बट रिलायंस का अगर आप देखोगे तो ये देखो, रिलायंस फ्रेश है, जियो है। ठीक है, इसका और भी चीजें हैं, लाइक आपका ये आपका क्या क्या करता है, मेनली इसका ऑयल रिफाइनरी है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो नॉर्मल वे में इंडस्ट्रियल केमिकल वगैरह ये सब बनाने वाला। ठीक है, तो ये सब इसका मेन बिजनेस है। ठीक है, सो ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड আমরা একটা एंगेज। हाँ बोलो। রিলায়েন্সের স্যার নিউ বিজনেস স্টার্ট করবে, ইলেকট্রিকের ওই সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিছু একটা এরকম প্রকল্প শুরু করছে আবার। अच्छा, ठीक है, সোলার सोलर का, हाँ। रिफाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन कंपाउंड, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर इन प्राइमरी फॉर्म्स, ये इनका मेन है। इसके साथ जियो है, फ्रेश है, रिलायंस, और भी रिलायंस का वो क्या बोलते हैं उसको, फैशंस में भी तो है, रिलायंस ट्रेंड। ठीक है, रिलायंस पेट्रोलियम का जो पेट्रोल पंप वगैरह, बहुत सारा बिजनेस इसका भी है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जब अलग अलग इंडस्ट्री में कोई बिलोंग करता है तो सेम बिजनेस मॉडल में, तो रेशियो के थ्रू से एक सिंगल बेंचमार्क रेडी करना कि भाई हाँ सब कुछ इसी बेंचमार्किंग में हमें समझ में आ रहा है, ये डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जो मल्टी इंडस्ट्री बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि आईटीसी, जैसे कि रिलायंस, इस तरह का। ठीक है, समझ आ रहा है ना? দেখাবে हाँ बोलो, আগের লেখাটা। लिख लें। স্যার লাস্টে করে ডিফারেন্ট লিখেছে। डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट। लिख लिया संपत? তো ডিফারেন্ট আছে তো লাস্টেরটা। डिफिकल्ट डिफिकल्ट। और 2 पॉइंट निकले, देयर आर नो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेशियोज। रेशियो का कोई ऐसे स्टैंडर्ड सेट नहीं होता कि ऐसा ही होना चाहिए। कुछ रेशियोज तो ऐसे ही होते हैं जिसको सब्जेक्टिवली डिराइव किया जाता है। मेनी रेशियोज हैव सब्जेक्टिव फॉर्मूलाज, मतलब इसको सब्जेक्टिवली अपने अपने मर्जी से भी आप रेशियो बना सकते हो। ठीक है, कि एसेट से इक्विटी को देख लो, इक्विटी से लोन को देख लो, लोन से इक्विटी को देख लो, जिसको जहां से मर्जी देख सकते हो। कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि सीएसीएम इंस्टीट्यूट या सीएफए इंस्टीट्यूट कोई रेशियो में स्टैंडर्डाइज किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। अपने मर्जी से रेशियो को निकाला जा सकता है, तो ये सब्जेक्टिवली है, तो अपने मर्जी से भी लोग करते हैं। मेनी रेशियोज डू नॉट हैव स्टैंडर्ड नॉर्म्स,
नॉर्म्स मतलब रूल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स। तो कितना सारा रेशियो जिसका कोई प्रॉपर रूल्स भी फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो ये रेशियो का लिमिटेशंस है, बट लिमिटेशंस के बाहर रेशियो का एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है, जिसके ऊपर बेस करके आप बिजनेस को एक्चुअल में एनालिसिस कर सकते हो। मैंने आपको अलग अलग रेशियो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा दिया, टाइप्स भी बता दिया, ठीक है। मैं रेशियो का एक नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसको आप कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, कवरेज रेशियो, सेल्स रिलेटेड रेशियो, सारा रेशियो का भी आपको एक डेटा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है। आप इसके अंदर भी काफी सारा आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप इसे भी ट्राई कर लेना, फॉर्मूला वगैरह भी देख लेना। ऐसे तो ऑलरेडी मैं आपको काफी लिखा दिया, अगर कुछ मिसिंग है तो देख लेना। और मैं कुछ अलग से भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे आप लोग घर पे ट्राई करना और मुझे जरूर शेयर करना सर, ठीक है। मस्ट ट्राई, ठीक है। अब बस आपको अपना दिमाग लगाना है और कैलकुलेट करके बताना है। ट्राई करो, मैं नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशंस कराऊंगा ऐसे भी, ठीक है। ठीक है सर, आज मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करें। ओके बस ओके सर, टाटा, गुड नाइट। স্যার দুটো নোটস পাঠাবেন শুধু। ठीक ही, এই সেল অফ গুডস অ্যাক্টেসের নোটসটা এখনো পাঠান ভুলে গেছে, ওটা পাঠিয়ে अच्छा দেবেন। आज আর আজকেটা পাঠিয়ে দেবেন, হয়ে যাবে। आज के ठीक है, एक तो लिखे लिखे दे तो লিখে দেবো স্যার হোয়াটসঅ্যাপে। लिखे, ঠিক আছে স্যার, ठीक, রাখছি স্যার। ओके टाटा।